गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी बीवीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं प्रतीक्षारत था क्लास 10th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ और पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियों। उस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहली जो ग्लैंड्स आपने पढ़ी थी वह थी सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स या जिसको आप कहते हैं लार ग्रंथियां। उस लार ग्रंथियों में मैंने आपको बताया था बेटा कि वहां से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन कई बार पुट अप हुए हैं और आशा है कि आप उसको अच्छे से समझे होंगे। जो क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था मैंने आपको बताया था कि कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, और 2 नंबर में जो क्वेश्चन पुट अप किया है लार ग्रंथियों से विशेष रूप से वह है कि लार ग्रंथियों या मुख में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो कर्णमूल ग्रंथि है जिसको आप पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं, कर्णमूल जो कान के नीचे स्थित होती है, उस ग्लैंड्स के द्वारा आपकी टाइलिन एंजाइम निकलती है और यह टाइलिन एंजाइम भोजन की मंड का क्या करती है, पाचन करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आपकी ग्लैंड्स है, नेक्स्ट जो बात आपकी आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, नेक्स्ट जो बात आपकी आती है वह है विशेष रूप से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं बेटा जठर ग्रंथियां। इसको कहा जाता है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों के बारे में मैं जब आपको स्टमक पढ़ा रहा था, आहार नाल पढ़ा रहा था, उस आहार नाल में जब आपने स्टमक पढ़ा था, आमाशय पढ़ा था, जिसको मैंने पापी पेट की संज्ञा दी थी, उस स्टमक में मैंने आपको बताया था बेटा कि जो आमाशय है उस आमाशय में आपकी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। मैंने आपको बताया था ये जो इसका फंडिक भाग है, फूला हुआ जो भाग है, इस फूले हुए भाग को फंडिक भाग कहते हैं और इस भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जिसको आप कहते हैं जठर ग्रंथियां, और इनकी संख्या के बारे में भी मैंने चर्चा किया था। आपको बताया था कि स्टमक में इसकी जो भित्तियां हैं, दीवारें हैं, इसमें 2.5 से लगभग 4 करोड़, 2.5 से 4 करोड़ के आसपास आपकी क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस या जिसको आप कहते हैं जठर रस, इसके द्वारा जठर रस स्रावित होता है। और इस जठर रस में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आप रेल हैं, आप रेल हैं, और उसमें मैंने बताया था क्या क्या होता है। आप में सबसे पहला यहाँ पर होता है अम्ल, और अम्ल में मैंने आपको बताया था HCl होता है जिसको क्यूरेटिक अम्ल कहते हैं।
दूसरा यहाँ पर आपका होता है पेप्सिन होता है। तीसरा यहाँ पर जो आर है, आर का मतलब यहाँ पर रेनिन से है, और यल का मतलब यहाँ पर है आपका लाइपेज। इन सब बातों से आप भली भांति परिचित थे, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त इस गैस्ट्रिक जूस में श्लेष्म भी निकलते हैं, श्लेष्म स्रावित होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जठर रस में श्लेष्म, HCl, पेप्सिन, रेनिन और जठर है ये, तो इसको कहेंगे जठर लाइपेज। ये सारे विशेष रूप से एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम्स भोजन के अवयवों का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। HCl के बारे में भी मैंने आपको विस्तृत रूप में बताया था, क्या कार्य करता है ये। जैसे बताया था कि भोजन को सड़ने से रोकता है, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करता है, सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है, साथ ही साथ भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाने का भी कार्य क्या करता है, HCl करता है। तो ये सारे पदार्थ, विशेष करके ये सारे एंजाइम्स और ये दोनों आपके क्या हैं, पदार्थ है, विशेष रूप से किस में उपस्थित होते हैं, जठर रस में उपस्थित होते हैं, जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बेटा ये आपकी दूसरी ग्लैंड्स थी, ये आपकी दूसरी ग्लैंड्स थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बात आती है बेटा, वो है लीवर। नेक्स्ट जो बात आपकी आती है वह है लीवर, या जिसको आप यकृत या जिसको आप जिगर कहते हैं, यकृत या जिसको आप जिगर कहते हैं, ठीक है, लीवर। ध्यान दीजिएगा बेटा, इस लीवर से या यकृत से बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, जैसे कभी कभी होता है ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा बेटा, कई बार दो यहां पर देगा कंफ्यूजिंग में। क्वेश्चन देता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ध्यान दीजिए, एक तो बड़ी ग्रंथि की संज्ञा में थायराइड होती है, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे, और दूसरी यहां पर है लीवर। किस कंडीशन में आप थायराइड को प्रिफर करेंगे और किस कंडीशन में आप लीवर को। तो देखिए, अगर क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लीवर होता है, यकृत होता है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के परिप्रेक्ष्य में आप किसको प्रिफर करेंगे, थायराइड ग्रंथि को। ये गले में होती है, कहाँ पर, गले में होती है। सेकंड लेसन में आपको बताएंगे, जब आपको एनिमल हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा में अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको थायराइड बताई जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपकी क्या होती है, लीवर होती है। और पूछता है क्वेश्चन की शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपकी क्या होती है, थायराइड होती है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, तो लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस लीवर का जो भार होता है यह 1.5 kg होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम भार लीवर का होता है। 1.5 kg के आसपास इसका क्या होता है, भार होता है। इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। लीवर की जो लंबाई है यह लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, ध्यान दीजिएगा।
इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र बनाया था और साइड में आपने लीवर बनाया था। कहने का मतलब कि जो लीवर है वह मनुष्य की उदर गुहा, कहाँ पर? मनुष्य की उदर गुहा, उदर माने होता है बेटा पेट, तो उदर गुहा पेट की जो थैली है, मनुष्य या लीवर मनुष्य की उदर गुहा में आमाशय के दाईं ओर, आमाशय के दाईं ओर, ये आमाशय है बाईं ओर है, और इस आमाशय के राइट साइड में, आमाशय के दाईं ओर कुछ ऊपर तथा डायफ्राम ये जो पोर्शन है विशेष रूप से, ठीक है, डायफ्राम के नीचे, ध्यान दीजिएगा, उदर गुहा में आमाशय के दाईं ओर कुछ ऊपर तथा डायफ्राम के नीचे क्या होता है? स्थित होता है। जो लीवर है यह उदर गुहा में आमाशय के दाईं ओर कुछ ऊपर तथा डायफ्राम के नीचे क्या होता है? स्थित होता है। नेक्स्ट जो इसी में बात आती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है, ये लीवर का स्ट्रक्चर है, यकृत का, जिगर का है। तो जिगर या जो यकृत है यह दो पिंडों में बटा होता है। इसका जो दायां पिंड है बड़ा होता है और जो बायां पिंड होता है वो छोटा होता है। दायां पिंड यानी जो लीवर है दो पिंडों में बटा होता है, और दोनों पिंडों में बांटने का कार्य कौन कर रहा है? एक हंसियाकार स्नायु होता है, और ये हंसियाकार जो स्नायु है ये लीवर को दो पिंडों में क्या करता है? बांटता है। तो लीवर का जो दाहिना पिंड है वो बड़ा होता है, दायां जो पिंड है वो बड़ा होता है, और जो बायां पिंड होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। ये दोनों पिंड विशेष रूप से संयोजी ऊतकों द्वारा या संयोजी ऊतक से बने आवरण द्वारा घिरे होते हैं। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होते हैं? लीवर चारों ओर से घिरे होते हैं, और इस आवरण को विशेष रूप से कहा जाता है गिल्सन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्सन संपुट कहते हैं। यहां पर देखिए बेटा एक थैलीनुमा रचना उपस्थित है। कैसी रचना है? थैलीनुमा रचना है। तो कहने का मतलब कि जो लीवर का जो दाहिना पिंड है उस दाहिने पिंड से लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी हरे रंग की, किस कलर की? हरे रंग की, लेकिन ये किस कलर का होता है? गहरे भूरे लाल रंग का विशेष रूप से ये होता है लीवर, ठीक है। लेकिन इस लीवर का जो बड़ा पिंड है, बड़ा जो भाग है, दाहिना जो भाग है, इस भाग से लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी हरे रंग की थैलीनुमा, हरे रंग की थैलीनुमा, ये रचना कैसे दिख रही है? थैलीनुमा, ठीक है। हरे रंग की थैलीनुमा रचना उपस्थित होती है, और इस हरे रंग की थैलीनुमा रचना को हम पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। इस थैलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। यहां से बेटा एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पित्तरस कहाँ बनता है और कहाँ पर संचित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पित्तरस लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, और कहाँ पर संचित होता है? पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में। यानी जो बाइल जूस है, पित्तरस है, वह लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, और कहाँ पर संचित होता है? पित्ताशय या गाल ब्लैडर में क्या होता है? संचित होता है। तो ये जो थैलीनुमा रचना है इसको आप कहेंगे
पित्ताशय कहते हैं। और इस पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस। अभी मैंने बताया कि जो लीवर में यहाँ पर बाइल जूस बनेगा, यहाँ पर जो बाइल जूस बनेगा आपका या पित्तरस जो बनेगा वो इसमें क्या होता है, संचित होता है। तो निर्माण लीवर कर रहा है बाइल जूस का और संचय कौन कर रहा है, पित्ताशय। और यह पित्तरस इस गॉल ब्लैडर से एक वाहिनी जुड़ी होती है और ये वाहिनी आपकी क्या कहलाती है, इसको कहते हैं पित्त वाहिनी। यानी बाइल जूस को या पित्त को ले जाने वाली जो नलिका होती है उसे हम कहते हैं पित्त वाहिनी। तो भोजन जब यहां से आपका आया, क्योंकि यहां से आमाशय से आया, ये ग्राहणी भाग है, क्या है, ग्राहणी है, और इसी में पाचन होता है। तो इस पित्तवाहिनी के द्वारा यहाँ पर जो विशेष रूप से संचित है आपका बाइल जूस, या यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सीधे या इसके द्वारा संचित, तो क्या होगा, पित्तवाहिनी के द्वारा वह पित्तरस क्या होता है, कहाँ पर पहुंचता है, इस ग्राहणी में पहुंचता है। और ग्राहणी में पहुंच करके क्या करता है, यह विशेष रूप से भोजन के माध्यम को, चूंकि भोजन जब आमाशय से आया तो अम्लीय माध्यम में था। क्यों अम्लीय माध्यम में था, क्योंकि वहां पर क्या था, HCl या क्यूरेटिक अम्ल था। तो जैसे ही भोजन धीरे धीरे आमाशय से छोटे आंत के ग्राहणी भाग में पहुंचता है तो यहाँ पर सबसे पहली मुलाकात इस पित्तरस से होती है। और पित्तरस क्या करता है, इस भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। यहाँ पर जो भोजन होगा बाइल जूस आकर के भोजन के माध्यम को क्या करेगा, क्षारीय बना देता है। प्लस क्या करता है, जो बाइल जूस है, ध्यान दीजिएगा बेटा, पित्तरस में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है। आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मिल जाएगा पाचक एंजाइम्स, लार ग्रंथियों में मिल जाएगा पाचक एंजाइम्स, अग्नाशय में मिल जाएगा पाचक एंजाइम्स, अग्नाशयिक जो ग्रंथियां हैं, आंतरीय जो ग्रंथियां हैं उसमें पाचक एंजाइम्स मिल जाएंगे, लेकिन वहां से पाचक एंजाइम्स स्रावित होंगे। लेकिन जो पित्तरस है, इस पित्तरस में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो बाइल जूस होता है, पित्तरस जो होता है, यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। कैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, अभी मैंने बताया बेटा कि जब भोजन आमाशय से इस भाग में पहुंचता है तो उस कंडीशन में यहां से जो पित्तवाहिनी है उस पित्तरस को ला करके यहां पर छोड़ देती है। जब बाइल जूस यहां पर आया तो उस कंडीशन में बाइल जूस भोजन में मिल करके भोजन को किस माध्यम में बदल दिया, क्षारीय माध्यम में। और जब तक भोजन क्षारीय माध्यम में नहीं बदलेगा, अग्नाशय से निकलने वाले जो पाचक एंजाइम हैं, यहाँ पर आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाले जो एंजाइम हैं, ये क्रिया करने में समर्थ नहीं होंगे, ये क्रिया नहीं कर सकते जब तक भोजन ये क्षारीय माध्यम में नहीं हो जाता। तो बाइल जूस यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य किया। अगर बाइल जूस ना हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर आया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर आया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। भले बाइल जूस में पाचक एंजाइम नहीं है, लेकिन यह भोजन के माध्यम को क्या किया, एक तो क्षारीय बनाया। दूसरी जो बात यहाँ पर आती है कि और क्या कार्य होगा बाइल जूस का। बाइल जूस क्या करता है, क्योंकि जब भोजन आपका स्टमक में था तो स्टमक में पूर्ण रूप से जो वसा या फैट्स होती है, इसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, बहुत सूक्ष्म पाचन होता है आमाशय में वसा का। तो करता क्या है बाइल जूस, जो वसा है, वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, इन बड़ी बड़ी बूंदों को क्या करता है, या छोटी छोटी बूंदों के या बिंदुओं के रूप में क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बूंदें हैं वसा की, और इनको क्या करता है, जो बाइल जूस है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में, बिंदुओं के रूप में तोड़ देता है। अब ये बड़ा है तो इस पर अगर आप देखेंगे क्रिया एंजाइम की तो बहुत कम प्रभाव डालेगी, लेकिन जब पार्टिकल्स आपके छोटे होंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे। तो क्या किया बाइल जूस, भोजन की जो वसा थी, बड़े बड़े जो बूंदे जैसी रचना थी, उनको क्या करता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल देता है, जिससे वह वसा आसानी से क्या होती है, पच जाती है, जिससे वो वसा क्या होती है, आसानी से पच जाती है। तो याद रखिएगा बेटा कि लीवर में बाइल जूस बनता है,
पित्तरस का निर्माण होता है। और संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में इसका क्या होता है? संचय होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपका 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लीवर का फंक्शन पूछता है, मनुष्य के लीवर का या फंक्शन ऑफ लीवर पूछता है। मनुष्य के यकृत का कार्य बताइए या यकृत का कार्य क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, लीवर करता क्या है? अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया बेटा, उसमें से काफी कुछ चीजें आप बता सकते हैं। सबसे पहली जो बात यहां पर आती है, फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य, यकृत के कार्य। ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया। तो लीवर के क्या क्या कार्य होते हैं, यकृत का कार्य क्या है। सबसे पहली जो बात यहां पर आती है, लीवर में इसमें बाइल जूस, बाइल जूस या जिसको आप कहते हैं पित्तरस का निर्माण होता है। यानी जो लीवर है वो किसका निर्माण करता है? बाइल जूस का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। और यह बाइल जूस जो पित्तरस है, यह भोजन के माध्यम को, भोजन के माध्यम को क्या करता है? एक तो क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, और दूसरा यह वसा का इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, इमल्सीकरण करता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा जो इसका फंक्शन है, यकृत की कुप्फर कोशिकाएं, यकृत की कुप्फर कोशिकाएं विशेष रूप से सूक्ष्म जीवाणुओं व रोगाणुओं का भक्षण करती है। कुप्फर जो कोशिकाएं हैं वो सूक्ष्म जीवाणुओं और रोगाणुओं का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। प्लस यह विषाक्त पदार्थों का जो टॉक्सिन है, कभी कभी होता है कि आप कोई ऐसा विषैला पदार्थ खा लेते हैं, ठीक है, और उस विषैले पदार्थ के खाने के बाद भी आप बच जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो उसका रीज़न यही होता है बेटा कि जो जिगर होता है, यकृत होता है, ये विषाक्त पदार्थों का जो विषहरण है, ये विषाक्त पदार्थों का क्या करता है? विषहरण करता है। उसके विष को क्या करता है? दूर करता है, उसको हर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यकृत की जो विशेष रूप से सेल्स हैं, ठीक है, ये विषाक्त पदार्थों के का क्या करती हैं? ये विषहरण करती है। तीसरी जो बात आती है वह है यकृत में हिपैरिन, याद रखिएगा, यकृत में हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, या यकृत हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए बेटा, हिपैरिन। देखिए बेटा, जैसे कभी आपको चोट लगती है तो उस कंडीशन में ब्लड निकलता है, ठीक है, और वह ब्लड कुछ समय बाद क्या होता है? जम जाता है। तो ब्लड को जमाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन्स हैं वो भी आपके लीवर में बनती हैं।
जमाने के लिए। और विशेष रूप से एक आपकी प्रोटीन है हिपैरिन। जैसे जो ब्लड बाहर निकला वो जम गया, लेकिन वही ब्लड जो आपकी ब्लड वेसल्स में बह रहा है, आपकी जो रुधिर वाहिनियों में सर्कुलेट हो रहा है, वो क्यों नहीं जमता है? उसका रीजन है कि जो हिपैरिन है, इस हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण रुधिर वाहिनियों में नहीं जमता है। तो विशेष रूप से जो यकृत है, लीवर है, यह हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। इसमें हिपैरिन नामक प्रोटीन का, यकृत में हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है और ये क्या करती है? रुधिर वाहिनियों में रुधिर को तरल अवस्था में बनाए रखने का कार्य करती है। चौथी जो बात यहां पर आती है बेटा, विशेष रूप से संपूर्ण शरीर के रुधिर का या संपूर्ण रुधिर का, जो लीवर है, यह संपूर्ण रुधिर का 1/3% भाग का ये संभरण करती है। जो लीवर है वह संपूर्ण रुधिर के, शरीर का जो संपूर्ण रुधिर है उसका 1/3 भाग का क्या करती है? ये संभरण करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है लीवर के कार्य में, इसी संदर्भ में नेक्स्ट इसके जो कार्य की बात आती है, लीवर में विशेष रूप से फाइब्रिनोजन प्लस प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लीवर में विशेष रूप से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, इन दो प्लाज्मा प्रोटीन्स का संश्लेषण या इसका निर्माण होता है। और ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन्स विशेष रूप से जब कभी आपको चोट लगती है तो उस कंडीशन में रुधिर का थक्का, उस कंडीशन में रुधिर का थक्का जमाने में क्या करती है? सहायता करती है। ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन जो विशेष रूप से प्लाज्मा प्रोटीन है, जब कभी आपको चोट लगती है उस कंडीशन में रुधिर का थक्का जमाने का जो कार्य करता है वो आपकी विशेष रूप से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन होती है। तो इन दोनों प्रोटीन्स का जो संश्लेषण या निर्माण है वह भी आपके कहाँ होता है? लीवर में होता है। नेक्स्ट जो बात आपकी आती है बेटा इसके फंक्शन में, यकृत में CuFe, कॉपर, आयरन, ये आपकी धातु होती है। इनका संचय, एक तो कॉपर है, दूसरा Fe है, इनका संचय प्लस विटामिन ए और डी, इन दोनों के संचय का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है? दोनों का संचय का कार्य कहाँ होगा? लीवर में। यानी लीवर धातुओं और विटामिन ए और डी, इन दोनों के संचय का जो कार्य होता है, विशेष रूप से इनके निर्माण का, संचय का जो कार्य है, ठीक है, वह किसमें होता है? लीवर में होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में नेक्स्ट जो बात आती है इसके फंक्शन में, जब कभी आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जब शर्करा की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा अगर बॉडी में अधिक होती है, यानी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर
यकृत कोशिकाएं एक आपका विशेष रूप से हार्मोन्स होता है इंसुलिन, आगे आपको अग्नाशय में बताएंगे। तो शरीर में रुधिर में आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज है होने पर यकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन्स की सहायता से ये क्या करती हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। ग्लूकोज को किस में बदलेंगी, ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। ध्यान दीजिए, जब कभी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में यकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन्स की सहायता से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है और यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट जो इसी में बात आती है बेटा, जब कभी आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, जब कभी आपकी बॉडी को किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज की। तो जब आवश्यकता बॉडी को ग्लूकोज की होगी तो उस कंडीशन में यकृत जो कोशिकाएं हैं ये विशेष रूप से ग्लूकेगॉन ये हार्मोन्स हैं, ये यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स की सहायता से क्या करेंगी, बॉडी में किसकी जरूरत है, ग्लूकोज की आवश्यकता है। तो यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं कि ग्लूकेगॉन जो हार्मोन्स है इसकी सहायता से ग्लाइकोजन को क्या करती हैं, किस में कन्वर्ट कर देती हैं, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को किस में, ग्लूकोज में क्या करती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ये बदलने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है पहली तो यहां पर थी आपकी ग्लाइकोजेनेसिस, उसी प्रकार से ये आगे की प्रक्रिया आपकी कहलाती है। जैसे यहाँ पर है ग्लाइकोजेनेसिस, उसी प्रकार से आगे की जो प्रक्रिया है वो आपकी कहलाती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। फिर से देखिए इसको, जब कभी बॉडी में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में यकृत कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन्स की सहायता से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती हैं। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस। और ध्यान दीजिए, जब कभी बॉडी में मान लीजिए डायरेक्टली आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, विषम परिस्थितियों में क्या होता है कि जो यकृत कोशिकाएं हैं, यकृत कोशिकाएं ये क्या करती हैं, विषम परिस्थितियों में अमीनो अम्ल प्लस वशीय अम्ल, अमीनो अम्ल प्लस वशीय अम्ल, इन दोनों के संश्लेषण से क्या करती हैं, किसका निर्माण करती हैं, ग्लूकोज का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। कभी कभी विषम परिस्थितियों में
ब्लड में विशेष रूप से या बॉडी में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज आपको पर्याप्त नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में जो यकृत कोशिकाएं हैं ये अमीनो अम्ल तथा वशीय अम्ल इन दोनों के संश्लेषण से किसका निर्माण करती हैं? विशेष रूप से ग्लूकोज का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। तो 3 प्रक्रिया यहां पर मैंने आपको मुख्य रूप से बताई बेटा, एक ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा ग्लाइकोजेनोलाइसिस और तीसरी जो प्रक्रिया थी आपकी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। रुधिर में आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज है, ठीक है, रुधिर में आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज है बॉडी में, तो उस कंडीशन में यकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन्स की सहायता से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती हैं, तो वह प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाइकोजेनेसिस विशेष रूप से। दूसरा यहां पर मैंने बताया कि बॉडी में अगर ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में यकृत कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन्स की सहायता से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती हैं। ये प्रक्रिया ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है। और विषम परिस्थितियों में अगर ग्लूकोज उपलब्ध कराना है लीवर को, तो उस कंडीशन में क्या करती है? अमीनो अम्ल और वशीय अम्ल इन दोनों के संश्लेषण से क्या करती हैं? यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज का संश्लेषण करती हैं और ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। इसी के साथ इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।